इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिंपल टर्म्स है, लेकिन टर्म्स है तो जानना पड़ेगा। यू डिनोट इट एज आई। व्हेन ए magnetic material is exposed to an external magnetic field, H, the net magnetic moment developed in the material in direction of external magnetic field is called when a magnetic material is exposed to an external magnetic field, H, the net magnetic moment developed in the material in direction of external magnetic field for unit volume of the material, for unit volume of material is called intensity of magnetization. Intensity of magnetization, ठीक है। क्या बोला कि अगर किसी एक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हैं H, आगे हर जगह H लिखा रहेगा तो यू कंसीडर दिस टू बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिए तो इसमें क्या हुआ, डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइनमेंट होने के कारण एक इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना। आप देख रहे हो कि as in case of your ferromagnetic and paramagnetic materials, here a south pole is developed, here is a north pole developed, so you say a effective magnetic moment is developed. Suppose the cross sectional area is A and length is L, then what you will say, the intensity of magnetization is magnetic moment developed per unit volume, V volume में इतना डेवलप हुआ है, that is called intensity of magnetization. M क्या है, M was nothing but small m, the pole strength induced into L by volume क्या है, A into L, so it is also coming out to be M by A. तो I का एक दूसरा डेफिनेशन आता है, thus I is also defined as the opposite pole strength developed for unit area of pole face. So I is equal to m by a. दो डेफिनेशन आया, क्या मिला, I is equal to m by v और m by a. A क्या हो गया, एरिया ऑफ द पोल फेस, A is area of पोल फेस, ठीक है। L हो गया लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेकिन हम ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक स्ट्रॉन्ग अपोजिट पोल डेवलप होता है,
ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज हाईली पॉजिटिव फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। स्मॉल पॉजिटिव किसके लिए होगा? जिसमें छोटा सा पोल इंड्यूस होता है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक मोमेंट तो बनता है, लेकिन लाइक पोल डेवलप होते हैं, मींस द मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑपोजिट, तो हम कहेंगे इट इज स्मॉल नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इज स्मॉल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जबकि डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज स्मॉल नेगेटिव। ये वैल्यूज आपको याद रखना। जैसे हम छोटा सा अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, थोड़े से मैग्नेटिक डाइपोल अलाइनमेंट हो गए, ठीक है, और अलाइनमेंट होने के बाद वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो आपके साउथ पोल पे खत्म हो गया, नॉर्थ पोल से निकला, ऐसे करके कंटिन्यू कर गया, बाकी डाइपोल उधर उधर पड़े रैंडम स्टेट में। तो एक छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, एज को बढ़ाते जाओ और मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगे और डाइपोल्स अलाइनमेंट होना शुरू होगा। ऐसे करते करते यू विल सी द डाइपोल मोमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। व्हेन m is increasing, I is also increasing. When I is increasing, the variation goes like this. लेकिन एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद जब सारा मैग्नेटिक डाइपोल अलाइनमेंट हो गए, उसके बाद अब कितना भी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, मैग्नेटिक मोमेंट और नहीं बढ़ने वाला। You say the material has attained saturation. The diagram goes like this. ठीक है? ऐसा किसके लिए होता है? For ferromagnetic material के लिए। If you go for paramagnetic material, उस केस में भी होता है, लेकिन I is increasing very slowly with a large change in H, and it quickly approaches to saturation for paramagnetic materials. But if you go for diamagnetic material, I will be negative. We go for a diagram like this, and it attains saturation like this for diamagnetic materials. ठीक है? तो plot of I versus H is like this. हाँ, we shall see now the term magnetic induction. B. Okay. What is this? The net magnetic field inside the material when exposed to external magnetic field is called magnetic induction. So magnetic induction क्या है? Magnetic field inside the material. Magnetic induction. If we go for different type of magnetic materials in a same external magnetic field, see how they are going to behave. Suppose here is a magnetic field and you say here is a ferromagnetic material. So you will see कि here the lines of flux, because a strong opposite pole is developed. When a strong opposite pole is developed, these lines of flux will have a tendency to go towards the south pole. तो यहाँ पर strong opposite pole develop हुआ. Strong opposite pole develop होने से ये जो lines of flux है ये आके इधर घुसने की कोशिश करेंगे, ये भी ऐसे घुसने की कोशिश करेगा, ये घुसने की नाकामयाब कोशिश करेगा और बगल से निकल जाएगा. So you see most of the lines of flux are passing through the material. ठीक है? तो क्या हो रहा है? जो lines of flux H था यहाँ पे, ये सारा इसमें आके जम गया, इसके अंदर से ज्यादा फ्लक्स जा रहा है. More flux is passing through
the material. I can draw the diagram like this. I say it is going like this, like this, like this. So you see there is a concentration of magnetic flux. ठीक है, there is a concentration of magnetic flux inside this. तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा इसके अंदर वो H से भी ज्यादा होगा. सो ये कौन सा मटेरियल हुआ? ये हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है. You clearly see कि the magnetic induction, the net magnetic field inside is more than H external magnetic field because the lines of flux are being pulled. Just like कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर को रख देंगे क्या होता है? They are all coming close and you see they are going like this. Lines of flux पास आ जाते हैं तो डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाता है. तो हम कहेंगे कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन हियर इज मोर. और आप क्या देख रहे हो? जो एंडल पोजीशन रहेगा, एंडल पोजीशन में एक्सियल पोजीशन में स्ट्रॉन्गर फील्ड मिलेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में लेस मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. तो आप कहोगे बी एट एंड ऑन पोजीशन is more than B at equatorial position. This question several times it has come in your board exam to plot the variation of magnetic flux or plot the flow of magnetic flux associated with different type of magnetic materials. अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो क्या होता? 1 2 3 4 में दिखा रहा हूँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे. तो क्या हो गया इसमें? अगर कोई ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो जैसे फेरोमैग्नेटिक के केस में ये सारा इधर आने की कोशिश कर रहे थे, इसमें से कुछ आए बट लेस नंबर ऑफ फ्लक्स विल बी कमिंग. ठीक है, और कुछ ऐसे आएंगे और ऐसे निकल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रहा है. तो आपको केयरफुली क्या करना है फिगर ड्रॉ करते वक्त, जैसे पहले वाले में हम लोग दिखाए क्या कि सारा घुस रहा था, एक तो बाहर से जा रहा था. इसमें दिखाना है उससे ज्यादा बाहर से जा रहा है, उससे ज्यादा बाहर से जा रहा है, थोड़ा सा अंदर से भी जा रहा है. तो यू से द डायरेक्शन इज लाइक दिस. ठीक है, आपको दिखाना है कंपैरेटिवली कि लेसर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स आर पासिंग थ्रू दिस मटेरियल. ठीक है, तो आप कहोगे ये हो गया किसके लिए? ये हो गया फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. सो ऑल सिमिलर इफेक्ट्स यू विल गेट. यहाँ पर भी बी एच से ज्यादा है, बी नेट इज मोर देन एच, लेकिन ये जितना ज्यादा था उतना ज्यादा नहीं क्योंकि कुछ फ्लक्स तो बाहर से गए. तो हम कहेंगे यहाँ पर जो एक्सियल पॉइंट एंडल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा, मोर, बट इसका जैसे नहीं, इससे कम होगा. कहाँ पर? अगर ए में और बी में पूछा गया कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, पी में ज्यादा होगा कि क्यू में ज्यादा होगा, तो आप कहोगे पी में ज्यादा होगा, क्यू में कम होगा. ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की केस में बी का वेरिएशन ऐसे हो गया. ठीक है, इफ वी ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल तो कैसे होने वाला है? कैसे होने वाला है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए? सपोज दिस इज व्हाट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल. आप इसमें देखोगे ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो रहा है, तो आप देखोगे मोस्टली इस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लक्स कुछ जबरदस्ती इसके अंदर से घुस जाएंगे, ये थोड़ा सा फ्लक्स कुछ घुस जाएंगे, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिपेल्ड एंड गो लाइक दिस. ठीक है, इज गोइंग लाइक दिस. ये रिपल्शन हो रहा है, इज गोइंग लाइक दिस. But some of the flux are passing through because the magnetic moment developed is not a very strong one. It is a weak magnetic field. तो हम देख रहे हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की केस में, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इस केस में क्या हो रहा है? थोड़ा सा फ्लक्स अंदर से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं वो कुछ ऐसा बन रहे हैं, पास है, थोड़ा सा है, ऐसा है. जबकि इस केस में
इस केस में इतने सारे थे, इस केस में तो थोड़ा सा है, लाइक दिस मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, बी net the magnetic field inside the material is obviously less than the external magnetic field, and what you find, B at end on position, B at end on position is less than that at इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि ज्यादा फ्लक्स इधर से जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स है वो ऐसे जा रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। नाउ वी शैल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो इतने लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें हाँ, व्हाट इज बी? यू विल से बी क्या हो गया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बी इज फील्ड इनसाइड द मटेरियल, आप जिसको कहोगे फ्लक्स पासिंग थ्रू द मटेरियल बाय एरिया। हाई इज फ्लक्स थ्रू मटेरियल। अब हम देखेंगे कि जो B का वैल्यू है वो क्या हो रहा था, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, उसके चलते एक ऑपोजिट पोल डेवलप हुआ है और इस पोल के चलते भी कुछ फ्लक्स जा रहा है। तो इफ वी मेक यूज ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो बढ़ गया है, ये बढ़ गया को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अगर ये अकेला एक मैग्नेट होता, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ M होता, तो कुछ फ्लक्स इधर से जाता। कितना फ्लक्स? वी रिकॉल गॉस लॉ, थ्रू ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ M the number of lines of flux passing is given by 4 pi m. So 4 pi m flux is passing, 4 pi m flux is entering. तो पोल के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और एक्सटर्नल फील्ड के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। So you will say B is nothing but external magnetic field plus 4 pi m by a। ठीक है, प्लस हुआ, क्यों प्लस हुआ? फॉर फेरो एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये डायमैग्नेटिक होता तो उल्टा प्लस बनाता, यहाँ पर माइनस लिखते। ठीक है, तो यू कैन से इन जनरल it is positive implies फेरो एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, नेगेटिव साइन implies कौन सा, ये जो माइनस साइन implies डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम B का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो B हो गया यहां पर 10, B इक्वल टू H प्लस माइनस 4 पाई m बाई a। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो m बाई a था, ये क्या था? I था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इट इज H प्लस माइनस I 4 पाई I। ये हो गया B का वैल्यू। तो इससे भी पता चल रहा है इट इज प्लस माइनस I करेंगे और अगर माइनस साइन छोड़ देंगे तो I का वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा, उस हिसाब से भी हो सकता है। यू कैन स्ट्रेट राइट लाइक दिस आल्सो। ऐसे भी अगर लिखेंगे तो हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, बीच में लिख के दो बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देयर मे बी कंफ्यूजन। H प्लस 4 पाई m बाई a, बट I क्या था? I is equal to m by a, और ये हमें मालूम है तो ये आ गया ऐसे।
For ferromagnetic material, I is large positive. For paramagnetic material, I is small positive. So B is greater than H. For diamagnetic material हम जानते हैं कि I is negative, so B is equal to H minus 4 pi I, so B is less than H. डायमैग्नेटिक केस में ये B जो है H से कम होता है, एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है, जिसको हम लोग डायग्राम के थ्रू से भी देख रहे थे और इधर बाय डेफिनेशन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके भी देख लिए कि B कभी H से ज्यादा है तो कभी H से कम है. The ratio B by H is called relative permeability of the material. So mu is B by H is large for ferromagnetic materials. ठीक है, लार्ज है और पॉजिटिव भी है. लार्ज पॉजिटिव तो हरदम होता है, लार्ज फॉर ferromagnetic materials, small but greater than 1 for paramagnetic material, क्योंकि paramagnetic material में भी B S से ज्यादा होता है. Small and less than 1 diamagnetic material की केस में B का वैल्यू लेस देन 1 होता है, बट दे आर ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो म्यू का वैल्यू लेस देन 1 हुआ. इस केस में स्लाइटली मोर देन 1 हुआ और इस केस में वेरी लार्ज हुआ. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की केस में B का वैल्यू 200, 300, 700, 1200 ऐसे जाता है, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन इट इज नॉट ए कांस्टेंट. हम लोग सारे मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, ये कांस्टेंट नहीं, इसका वैल्यू मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के हिसाब से बदलता है. इफ यू आर ऑपरेटिंग एट ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, म्यू वैल्यू विल बी मोर, बट वेरिएशन ऑफ म्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. खाली याद रखो कि सेम कास्ट आयरन को नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में, ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, यू विल से द value of mu may be 250, 300 like that, but if you go for a very strong magnetic field, it may go up to 1200, 1300 like that. ठीक है, तो mu r हो गया ये B by H. Then we define a term susceptibility. Susceptibility ये क्या होता है, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, जाए क्या. It is defined as the intensity of magnetization developed per unit external magnetic field if by application of external field H the intensity of magnetization developed is I, then जो susceptibility है it is I by H, I by H. ठीक है, ये होता है I by H.
Now again we are going back to the old equation, the relation between mu and susceptibility. We have just now seen that B is equal to H plus 4 pi I. You divide H on either side, B by H is equal to 1 plus 4 pi I by H. Can be written as mu R is related to susceptibility by the relation 4 pi this. कुछ बुक्स में ये 4 पाई वाला टर्म नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी, दे आर ऑल्सो इक्वली करेक्ट, क्योंकि हम लोग जो फ्लक्स निकाल रहे हैं उसको एमकेएस यूनिट में निकाल रहे हैं कि सीजीएस यूनिट में निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से साई का यूनिट अलग अलग हो जाता है और 4 पाई टर्म रहता है या फिर नहीं रहता है, ठीक है। तो यू राइट म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई। This susceptibility is related to the relative permeability by this relation. Hysteresis loop, ये क्या है? Let us see what is this hysteresis loop. और hysteresis loop देखेंगे, it's a plot of B versus H, plot of V versus H, B versus H for a material. B is the magnetic field induced and H is the external magnetic field applied. Obviously किसी एक मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो B तो बढ़ेगा, because B is more than H. So you will see रिलेशन क्या था, B is equal to H plus something 4 pi M by I by A, ऐसा था। सो ये रिलेशन कैसा हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 1 और एंगल 45 डिग्री विद द एच एक्सिस, ये डायग्राम ऐसे जाता है। तो जैसे आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी कहाँ गया, शुरू में ये क्वांटिटी नहीं था, लिसन दिस रिलेशन फॉर केयरफुली, शुरू में ये क्वांटिटी नहीं था, when you apply a very small external magnetic field B is equal to H, क्योंकि कोई इंडक्शन हुआ नहीं। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाए A, ये रिलेशन कुछ ऐसा गया तो ये स्लोप ऐसा गया तो बढ़ने गया, बढ़ते गया। एक समय के बाद जब उसके सारे डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गए, उसके बाद यूनिट सैचुरेशन जैसे बात कर रहे थे, अब और B का वैल्यू नहीं बढ़ने वाला, ऐसे हो गया। अगर हम H का वैल्यू को फिर से कम करना शुरू करेंगे, when you start decreasing the value of H, you will see B will again decrease, but it will not follow this path. Now you will say it will follow a path like this, ऐसे पाथ में आएगा, क्योंकि अभी कुछ पोल्स रह गए हैं और उसके चलते ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन विद पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट काम करने लगा है। हुआ क्या है प्रैक्टिकली हुआ ये कि जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यहाँ पर कोई पोल इंड्यूस नहीं हुए थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते गए, मोर एंड मोर पोल्स वेर अलाइन्ड एंड इंड्यूस्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटाते गए तो क्या हुआ, नाउ टू थिंग्स कम इनटू प्ले, देयर इज ए म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन द पोल्स ऑफ द डाइपोल्स। अब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जस्ट think of 3 dipoles, I can partly explain what I mean to say. अब ये जो डाइपोल्स रहे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये दोनों भी इसको रिपेल करेंगे, तो देखोगे इसके ऊपर ऑलमोस्ट नेट फोर्स 0 है या बहुत कम है, तो इसको वापस जाने में दिक्कत होगा, जबकि ये दोनों घूम के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सन। इसको घूम के रैंडम पोजीशन में जैसे पहले था क्लोज लुक करके उस पोजीशन में जाने में दिक्कत होगा बिकॉज देयर इज स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन आल्सो। हाँ, लेकिन जाते रहेगा, इट विल गो वेरी स्लोली बिकॉज स्ट्रांग फ्रिक्शन इज देयर एंड देयर इज रिपल्सिव फोर्स इज देयर। बहुत समय के बाद अगर देखेंगे तो शायद ये निकल गया, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 year you find it has lost all its magnetic moment। बट जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एज को बढ़ाया, बी बढ़ने लगा, सैचुरेशन आ गया, बी कांस्टेंट हो गया, उसके बाद
जैसे हम एज को घटाने लगेंगे बी घटेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसी पाथ में नहीं घटेगा। इवन व्हेन योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब देखोगे इनमें से कुछ तो अपनी जगह वापस से लगे, कुछ अलाइंड पोजीशन में रह गए हैं। Say that magnetic field is B0. This B0 is called retentivity. Retentivity of the material. मतलब मटेरियल को मैग्नेटाइज किए, उसके बाद जो मैग्नेटिक कॉइल था, कैसे मैग्नेटाइज करते हैं? बाय कीपिंग इट इनसाइड ए कॉइल। कॉइल रख देके इसमें करंट पास करेंगे। अगर इसमें करंट पास किए, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ये ऐसा कुछ होते जाएगा। और उसके बाद जैसे आप करंट को घटाओगे, या के ऐसे रास्ते में आएगा। इवन व्हेन योर करंट इज जीरो, यू विल फाइंड सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देयर। थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज किए, आप कोई लोहे को अगर थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज करोगे, उसके बाद जो मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड था इसको भगा लोगे, उसके बाद भी ये मैग्नेट जैसे एक वीक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिटेंटिविटी और रिटेन्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स, जिसको नाम देते हैं रिटेंटिविटी। हमें अगर चाहिए नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड है रिटेंटिविटी इसका, ये पूरा जीरो होना चाहिए। मतलब करंट देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो हुआ, और बाद में हम जब चाहते हैं कि फिर से न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए, तो जो कुछ डाइपोल्स अलाइन होकर रह गए थोड़ा मोड़ा, सारे डाइपोल पूरा रैंडम स्टेट में वापस नहीं आए, कुछ डाइपोल ऐसे भी रह गए। पहले तो ऐसे थे अलाइन पोजीशन में, अब निकलने के बाद कुछ ऐसे रह गए, but they are also having some effective dipole moment in this direction. They are having some components. हम चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये भी जीरो हो जाए। हमें उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पहला केस में हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे, अब अगर उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये डाइपोल सब क्या होंगे, ये फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू अप्लाई ए रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड टू नॉलिफाई द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको नॉलिफाई करने के लिए एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ता है। दैट ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू नॉलिफाई द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म is called coercive force. It is called coercive force. ठीक है, the small external magnetic field required to restore them to original status. If you increase this, again they will start aligning. If you go on increasing the external magnetic field, you will find again B is increasing in the opposite direction. Again it attains a saturation. If you again decrease, it goes in a path like this. It follows a path like this symmetrically and meets here. Hereafterwards, आप जितने बार एज को कम या ज्यादा करोगे, ये इसी में ही घूमेगा. You will never be able to come back to this diagram again. इसमें आप वापस नहीं आ पाओगे. अब बी को कम ज्यादा करो, वो मटेरियल यूज्ड है, यूज्ड मटेरियल. अब मटेरियल को देख के ये मटेरियल कोई मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट आप नया खरीद के लाए, वो यूज्ड है कि अनयूज्ड है आप पता कर सकते हो. अगर बी एच को भरने से रिवर्स करने से एच को रिवर्स करने से ये सब जा रहा है तो हम कहोगे एक यूज्ड मटेरियल है. जब कोई ट्रांसफार्मर को सबसे पहली बार यूज किया जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक और कुछ समय यूज करने के बाद जब यूज किया जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा अंतर है, क्योंकि उसका जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है शुरू में तो ये भी तो दिखाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे दी नेचर ऑफ दी BH कर्व इज चेंजिंग एंड इट इज गोइंग डिफरेंटली. ये जो ग्राफ बन गया इसमें अभी हम B और H को वेरी करते जाएंगे, ये से वेरी करते जाएगा. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट टर्म्स. वो आपको क्या पूछेंगे पहले आप क्वेश्चन जान लो, अननेसेसरली नोट कॉपी का वॉल्यूम बढ़ाने से फायदा नहीं. ड्रॉ दी BH लूप. इस लूप को दूसरा नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लूप. तो क्या होता है ब्रीफली खाली लिखेंगे बाय sinusoidally varying the external magnetic field, the variation of B
with H is shown. This loop is called हिस्टेरेसिस लूप। तो यहां पर एज का वेरिएशन कैसे हो रहा है? एज का वेरिएशन आप बढ़ाए, घटाए, उल्टा किए, फिर किए, एज का वेरिएशन ऐसे हो रहा है। दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। अच्छा, even when external magnetic field H is zero, the material some residual magnetic field inside it. This B zero रिटेंटिविटी, ये कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने की, पकड़े रखने की कोशिश कर रहा है। रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो भी कहो। रिटेंटिविटी मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इसको हम कहेंगे रिटेंटिविटी। ठीक है। द स्मॉल रिवर्स external magnetic field, small reverse external magnetic field required to nullify the residual magnetic effect or residual magnetism is called coercive force. coercive force, एक coercive force की जरूरत होता है H0। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे what does this area under the diagram represent? आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एनर्जी डेंसिटी। क्या था ये? हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन। हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन वाज एनर्जी डेंसिटी। अगर इसका एक छोटा एरिया निकालेंगे क्या आएगा? BH फॉर्म में आएगा, छोटा सा b, dB, BH, B is mu h, क्योंकि B by H was mu h, तो क्या हो गया? mu h स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। मतलब the every square unit inside area, every square unit area inside this loop represents a sort of energy। ठीक है। तो क्या कहेंगे? बीट नंबर नेक्स्ट बीट में देखेंगे। एरिया enclosed gives energy loss for unit volume, energy density, volume of material। ये मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। अब देखने वाली चीज है कि एनर्जी लॉस इसमें होगा क्यों? व्हाई दिस एनर्जी लॉस विल टेक प्लेस? हम देख रहे हैं कि जब कोई मटेरियल को हम ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर रहे हैं। ये था मटेरियल, आपने इसके सामने एक एज अप्लाई किया, जो एज का वेरिएशन ऐसे था, मतलब पहले बढ़ा टाइम के साथ, फिर घटा, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया एज का वैल्यू। देखो इधर एज का वैल्यू नेगेटिव हो गया, फिर घटा, फिर घटा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे शुरू में तो ऐसे अलाइन हुए, फिर जब ये उल्टा हो जाएगा फिर ऐसे अलाइनमेंट होंगे और ये ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। घूमने के कारण ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन क्या होता है? हीट इज जनरेटेड। दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस।
when a reversing external field is applied, the magnetic dipoles in the material keep moving against intermolecular friction, keep moving against intermolecular friction, and produce heat. This energy loss is called hysteresis loss. This energy loss is called hysteresis loss. So hysteresis loss कब होता है? It is not in case of DC. It takes place in case of repeated reversal of external magnetic field. You say it takes place in case of AC. तो AC में ही hysteresis loss होता है, DC में नहीं होता है. ठीक है? तो it takes place in case of AC और alternating currents. ठीक है? इसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है. अब हम रिक्वायरमेंट जो है BH कर्व को देख के क्या क्या रिक्वायरमेंट के मटेरियल हम लेना चाहेंगे. अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे BH कर्व किसी एक मटेरियल के लिए, मान लो ऐसा हो सकता है कि कोई एक मटेरियल के लिए BH कर्व दिखने में ऐसा है, किसी एक दूसरे मटेरियल के लिए हम कहेंगे BH कर्व देखने में ऐसा है. ठीक है? कोई मटेरियल के लिए ऐसे हुआ, कुछ मटेरियल के लिए ऐसे हुआ. स्टील के केस में when it is steel you will see the diagram will become like this. इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं होता है. बट इन केस ऑफ कास्ट आयरन, ये हो गया केस ऑफ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन मतलब आयरन को मेल्ट करके कास्ट कर दिया जाएगा, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है. एक डाई में आयरन को मेल्ट किए, डाल दिए, डाई में निकला, तो उसमें कोई कंप्रेशन नहीं हुआ, बाय इट्स ओन जितना कंप्रेस हुआ. इसमें तो आप लोग बनाते हो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील. आपका यहाँ पर स्टील मेल्टिंग शॉप है, SMS है, और क्या है इसमें CRGO स्टील बनाते हैं इसको. ठीक है? इसमें कोल्ड रोलिंग मिल है, हॉट रोलिंग मिल है, RSP में आप सुने होंगे. आयरन जब लोहा जब ठंडा है उसको रोल करके प्लेट बनाना, लोहा जब गर्म है उसको रोल करके प्लेट बनाना, सब में प्रॉपर्टी बदल जाता है. इसमें से बनता है ट्रांसफॉर्मर स्टील. ठीक है? ये हो गया किसके लिए? स्टील के लिए. यू कैन से इट इज स्टेनलेस स्टील, जिसमें करीब करीब 5% कार्बन रहेगा, तो इसको हम स्टेनलेस स्टील कहेंगे. दिस इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर मटेरियल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ट्रांसफॉर्मर में आपका कोई हीट जनरेट हो जाए. ठीक है? आप देखोगे अगर बाजार में ट्रांसफॉर्मर खरीदने जाओगे 220 वोल्ट से 6 वोल्ट में लाना है, आपका कोई खिलौना है जो 6 वोल्ट में चलता है. सप्लाई वोल्टेज घर में 220 वोल्ट है, उसको 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके यूज करना है. ऐसा ट्रांसफॉर्मर आप 30 रुपीज से शुरू करके यू मे गेट इट अप टू से समथिंग लाइक 300 रुपीज. 30 रुपीज वाला दोगे काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद देखोगे पूरा गर्म हो गया. इफ यू टेक ए सस्ता चार्जर फ्रॉम द मार्केट मोबाइल चार्जिंग के लिए, देखोगे वो चार्जर पूरा गर्म हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस लॉस. ठीक है? कास्ट आयरन लोहा को मेल्ट किया, डाल दिया, खत्म, और बन गया ये कोई स्टील का बॉडी बन गया, आयरन का कोई बॉडी बन गया. इसमें हीट जनरेट होता है. जहां पर हीट जनरेट करने की जरूरत आता है वहां पर ऐसे करते हैं, करंट पास करवाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाओ. मान लो कि लोहे का तावा है कास्ट आयरन का, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड दोगे वो गर्म हो जाएगा, चीजों को गर्म कर पाएगा. और इसमें कभी कभार क्या होता है, कास्ट आयरन को गर्म करने के लिए
उसको फिर से फर्नेस में लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। यू अप्लाई स्ट्रॉन्ग रिवर्सिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये गर्म होता है, यूनिफॉर्मली होता है, बहुत जल्दी होता है और अंदर से हर जगह से गर्म होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी ये मेल्ट भी कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अगर हमें बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई क्रेन में क्या होता है, और जैसे आरएसपी में आप अगर गए हो कोई बड़े स्टील प्लांट में, उसमें क्या होता है बड़े बड़े लोहे का ब्लॉक होते हैं, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेना होता है। तो उसमें क्या होता है, जो क्रेन है, क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट झूलते हुए रहता है, ठीक है। जैसे हम उसमें करंट पास करेंगे, ये मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा, नीचे का लोहे का ब्लॉक को खींच लेगा, फिर वो दूसरी जगह ले जाएंगे क्रेन से, वहां पर करंट ऑफ कर देंगे, ये गिर जाएगा, ठीक है। इट्स अ केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। आप जब इसको गिराना चाहते हो, करंट को धीरे धीरे कम करोगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ उसका घटेगा और धीरे से टेढ़ा होगा और नीचे जमीन पे आएगा। सडनली करंट बंद कर दोगे, गिर जाएगा। दो किस्म का चीज होता है, आइदर आपको चाहिए कि जब चाहूं मैं ये मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा, जब चाहूं ये ऑर्डिनरी बार जैसे बिहेव करेगा, देन यू हैव टू गो फॉर ए मटेरियल लाइक दिस, जिसमें रिटेंटिविटी कम है। लेकिन इस किस्म की मटेरियल में तो आप देखोगे कि ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए डिजाइन है, क्योंकि ज्यादा समय यूज करेंगे तभी गर्म होगा। और अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाए तो क्या होता है कि जब मैग्नेट बना दिए चीजों को तो खींच लिया, और जब करंट ऑफ भी किए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इसमें रह गया तो धीरे से रिलीज करता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू चूज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू विल चूज फॉर व्हाट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हैं इस किस्म की मटेरियल को, इस किस्म की मटेरियल को ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा केस में अगर कोई मटेरियल का बीएच कर्व दिखने में ऐसा है तो आप कहोगे इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, लेकिन रिटेंटिविटी कम होगा। रिटेंटिविटी नहीं है, कोएर्सिव फोर्स नहीं है, इसमें कोएर्सिव फोर्स भी ज्यादा है और रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, ठीक है।